तो स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में, और इसमें हम वन शॉट में सारे ही चैप्टर्स को कवर करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ये मतलब आपके सेकेंड सेमेस्टर का पार्ट है, तो आप कोई भी अगर एग्ज़ाम आ रहा है, कोई भी मतलब एग्ज़ाम देने वाले हो, तो आप देख सकते हो इसमें आठों के आठों चैप्टर्स को हम लोग वन शॉट में कवर करेंगे और देखेंगे सिंपल लैंग्वेज में, और देखेंगे क्या 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 है, ठीक है। ये हम एज पर आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप देख सकते हो, ठीक है। और एक और बात मैं बोलना चाहूँगा, ये रिवीजन पर्पस के लिए, अगर आप इससे डायरेक्ट पढ़ने की कोशिश करते हो तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ मैं मतलब जल्दी ख़त्म करने के लिए नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो आप इतना ध्यान मत देना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे, पहला जो चैप्टर है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेनली मिल के बना रहता है CHO, मतलब कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ये मोस्ट अबेंडेंट मतलब मॉलिक्यूल होता है अर्थ के ऊपर। और ये मतलब इसका अगर जनरल हम फॉर्मूला की बात करें तो कार्बन का एक मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, कुल मिला के यहाँ पे N का पावर लग जाता है। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। जैसे कि अगर हम इसको आगे देखें, मान लो कि आपके पास ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है CnH2n और ON, ठीक है। तो अगर आपको ग्लूकोज बनाना है तो यहाँ पे N की जगह पे 6 रख दो, तो आपको 6 वो हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा, और इस तरीके से आपका ऑक्सीजन जो है वो 6 हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम फॉर्मूला का यूज़ करते हैं और इस तरीके से हम मतलब इसको मतलब बताते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट की अगर हम नॉर्मली बात करें तो ये एक तरीके का प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का। ये मतलब उस समय पे यूज़ होता है जब उसकी ज़रूरत होती है, ये ब्रेक डाउन होता है, यूज़ होता है और स्टोर होता है हमारे बॉडी के अंदर जब इसकी ज़रूरत होती है और प्रोसेस होती है, ठीक है। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो इसमें मेनली मतलब आपके 4 टाइप्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। मोनोसैकेराइड्स होते हैं, डाइसैकेराइड्स होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स होती है, और इसके साथ साथ आपके जो चौथे की बात करें तो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग सैकेराइड्स बोलते हैं। सैकेराइड्स का मतलब होता है सिंपल शुगर। तो एक सिंपल शुगर को हम लोग मोनोसैकेराइड्स बोलते हैं। जब दो मतलब सिंपल शुगर मिल जाता है तो उसको हम लोग डाइसैकेराइड्स बोलते हैं। अब जब मतलब बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स मिल जाते हैं तो उसको हम लोग पॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं। और मतलब इसमें अलग अलग मतलब पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स, और इसके साथ साथ अलग अलग बॉन्ड्स बन जाती है, तो इसको हम लोग ओलिगोसैकेराइड्स बोलते हैं। तो ये आपके अलग अलग 4 टाइप्स हो गए। तो अब हम इसके बाद से डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और मतलब मेटाबॉलिज्म देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। तो पहले हम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का। अगर डाइजेशन की बात करें तो अगर नॉर्मली आप फूड इंटेक कर रहे हो माउथ से, ये प्रोसेस करता है ब्रेकडाउन में कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको सिंपल सिंपल मतलब शुगर के अंदर ये कन्वर्ट करता है। ये स्टार्ट होता है हमारे माउथ से। माउथ के अंदर क्या होता है, सलाइवा। सलाइवा जो है सलाइवरी अमाइलेज बोलते हैं, जो कि एक एंजाइम होता है और ये मतलब उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, जो कि कंटिन्यू होता है हमारे मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और ये जाके मोस्ट ऑफ जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा डाइजेशन अकर होता है, ठीक है। इस तरीके से डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद से अगर डाइजेस्ट हो गया तो इसके बाद से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है। ये जो है प्रोसेस स्टार्ट होता है सिंपल शुगर इसे, जो कि मूव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके वो ब्लड स्ट्रीम में जहाँ पे आपको ज़रूरत होगी ब्लड स्ट्रीम से मतलब ब्लड के साथ जाएगा और यूज़ हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसके आगे प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो ये आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स में भी बनता है। ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज जो है वो मेन सोर्स होता है, वो डायरेक्ट यूज़ होता है। फ्रक्टोज हो गया, फिर ये ग्लैक्टोज हो गया, ये अलग अलग सोर्सेस में बन जाता है। सुक्रोज हो गया, इस तरीके से आपके बन जाते हैं, ठीक है। अब हम इसके आगे मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं कि क्या क्या प्रोसेस कैसे होता है केमिकली, ठीक है। केमिकल प्रोसेस की अगर बात करें तो ये अकर होता है मेनली हमारे बॉडी के मेंटेन लाइफ करने के लिए, ठीक है। इसमें अलग अलग तरीके के प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि आपने अपने सिलेबस में देखा होगा कि बहुत सारे आपने साइकिल दिए हुए हैं। साइकिल का कुछ ऐसा मतलब है कि जो भी सोर्सेस हैं, क्या कैसे एनर्जी फॉर्म हो रहा है,
कैसे कोई बाई प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो रहा है, तो इसके बारे में हम लोग इसमें देखते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो ये ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, जो कि फॉर्म करता है एटीपी। एटीपी है उसको हम लोग, एटीपी को हम लोग एनर्जी बोलते हैं, जो कि मेनली हमारे साइटोप्लाज्म से और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ से ये मतलब बनता है और ये बॉडी के अंदर यूज होता है। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस एक प्रॉपर तरीके का मतलब प्रोसेस है और इसको आप अच्छे से देखोगे, ठीक है, आपको बहुत सारे इसमें मतलब चार्ट्स मिल जाएंगे, चार्ट्स आपको देखना पड़ेगा एक बार। ठीक है, क्रैब साइकिल भी है। क्रैब साइकिल जो है सिट्रिक एसिड साइकिल है, इसमें जो है एक सीरीज ऑफ रिएक्शन होता है जो कि मतलब एनर्जी जनरेट करते हैं मॉलिक्यूल्स, और ये मेनली अकर होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, इसके बाद से ग्लाइकोनियोजेनेसिस है। ग्लाइकोनियोजेनेसिस है फॉर्मेशन ऑफ न्यू, मान लो कि आप फास्टिंग पे हो और उस समय पे तो आप कुछ फूड इंटेक कर नहीं रहोगे, तो उस समय पे जो बॉडी के अंदर एनर्जी की नीड है वो फुलफिल कैसे होगी? तो उस टाइम पे जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस होते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड्स हो गए, ग्लिसरॉल हो गए, तो वो जो है एक आर्टिफिशियल या फिर आप बोल सकते हो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स बनाते हैं, और ये मतलब फास्टिंग के टाइम पे एनर्जी की तरह एक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ग्लाइकोनियोजेनेसिस को देखते हैं। ठीक है, इसके बाद से हम लोग बात करें, सॉरी ये ग्लूकोनियोजेनेसिस है, अब नीचे हम लोग ग्लाइकोनियोजेनेसिस को देखेंगे। ठीक है, इसके बाद से हम बात करें तो ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोनियोजेनेसिस को हम देखते हैं। ठीक है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस को कुछ ऐसे हम देखते हैं कि ये एक तरीके का ग्लूकोज ही होता है, पर इस पे एक लेयर आ जाती है। लेयर कुछ ऐसे आती है कि ये जो है मान लो कि आपके बॉडी में नीड है और नीड फुलफिल हो गया, तो अब एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज बचा है वो क्या करेगा? ठीक है, तो उसके ऊपर लेयर आता है और स्टोर हो जाता है ग्लूकोज के, मतलब ग्लूकोज लीवर के अंदर। ठीक है, लीवर और मसल्स के अंदर ये स्टोर हो जाता है, और जब दोबारा उसकी नीड आती है तो ये जो है लीवर और जो मसल्स है वो मतलब इसको रिलीज करते हैं, और ये बॉडी के अंदर एटीपी और एनर्जी सोर्स की तरह यूज होता है। ठीक है, तो ये ग्लाइको नियोजेनेसिस का वही मतलब है कि ये फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन मतलब स्टोर करते हैं हम लोग, स्टोर फॉर्म होता है ग्लूकोज का, जो कि मतलब ग्लूकोज से ही मिलता है, और ये मेनली हमारे लीवर और मसल्स में स्टोर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद से हमारे पास ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इसके बाद से हमारे पास ग्लाइकोजिनोलाइसिस है, तो ये ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोजन का। ये जो ग्लूकोजन बना हुआ है तो उसका ब्रेक डाउन स्टार्ट होता है हमारे ग्लूकोज के अंदर, और ये मतलब जब बॉडी की नीड होती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे अंदर होता है। तो इसको अगर हम सिंपल तरीके से देखें, कार्बोहाइड्रेट है वो आया बॉडी में, तो ये बॉडी में बनाया ग्लूकोज जो है वो मतलब बॉडी में यूज़ हो गया। ठीक है, यूज़ हो गया। अगर नहीं यूज़ हुआ तो ये बनता है ग्लाइकोजन बन के, और ये स्टोर हो जाता है। स्टोर होने के बाद जब इसकी नीड होती है तो ये मतलब दोबारा ग्लूकोज के फॉर्म में आ जाता है और ये दोबारा यूज़ हो जाता है। इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, इसके बाद से हम बात करते हैं रेगुलेशन, कैसे रेगुलेशन करते हैं हम लोग ब्लड ग्लूकोज को। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज जो है उसको हम लोग कैसे रेगुलेट करते हैं। तो अगर हम इसमें देखें कि मैंने ऊपर बताया कि आपके जो बॉडी के अंदर ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है ब्लड के थ्रू, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू सर्कुलेट होता है। तो बॉडी में ब्लड है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज है, तो उसका भी अमाउंट फिक्स होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हाइपरग्लाइसीमिया हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस हो जाते हैं, तो ये भी देखना होता है। तो अमाउंट ऑफ शुगर इन योर ब्लड, ठीक है, ये मेनली हमारा, अगर ब्लड शुगर की हम बात करते हैं तो हमारा जो होता है 60 से लेके 90 mg होता है पर ml के हिसाब से, पर 100 ml के हिसाब से ये रहता है एक पर्सन के अंदर, और 120 ऐसे मानते हैं। ठीक है, इंसुलिन के बाद से, इसके बाद से हम इंसुलिन की बात करते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि मेनली पैनक्रियाज से ये रिलीज होता है, और जो कि डिक्रीज करता है हमारे ब्लड ग्लूकोज को और हेल्प करता है सेल के अंदर एब्जॉर्प्शन को ग्लूकोज का। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। देन हम ग्लाइकोजन की बात करेंगे। ग्लाइकोजन की अगर बात करें तो एक तरीके का हार्मोन होता है जो कि मेनली एक्ट करता है, मतलब पैनक्रिया से ये निकलता है और इंक्रीज करता है हमारे ब्लड ग्लूकोज को, और प्रमोट करता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस को और ग्लाइकोनियोजेनेसिस को, जो कि मतलब फर्दर हमारे बॉडी के अंदर रेगुलेशन और एक्सक्रीशन को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसको मैं एक बार सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ आपको। ठीक है, पहले आपका मान लो कि दो कंडीशन हो गई आपका, जैसे कि यहाँ पे लो ग्लूकोज लेवल है, और सॉरी दो कंडीशन है। मान लो कि आप दो पर्सन हो, ठीक है, इसमें जो है ब्लड ग्लूकोज लो है और इसमें जो है ब्लड ग्लूकोज हाई है। ठीक है, अब तो ये मान लो कि ब्लड ग्लूकोज लो है, तो ये भी आपको दोनों के दोनों ही पैनक्रियाज पे एक्ट करेंगे, जो पैनक्रियाज होता है उस पे एक्ट करेंगे,
और जो हाई ब्लड ग्लूकोज है वो भी पेनक्रियास के ऊपर एक्ट करेगा। तो अगर लो ब्लड ग्लूकोज है तो ये एक्ट करता है हमारे पेनक्रियास पे, और पेनक्रियास जो है वो एक्ट करता है हमारे लीवर के ऊपर। मान लो कि ये लीवर है, इसके ऊपर एक्ट किया और लीवर के ऊपर एक्ट करेगा तो ये एक्ट रिलीज करता है ग्लूकोजन को। ग्लूकोजन है, ग्लूकोजन क्या होता है कि ग्लूकोजन जो है वो मतलब जो ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोजन क्या होता है कि जो ब्लड के मसल्स के अंदर और लीवर के अंदर जो स्टोर हुआ रहता है वो रिलीज करता है हमारे अल्फा सेल के ऊपर, और रिलीज करता है लीवर से हमारे मतलब ग्लूकोज को, और बॉडी के अंदर ये हमारे नॉर्मल मतलब फंक्शनिंग कर देता है, ग्लूकोज का लेवल अप कर देता है, अप कर देता है। और इसके बाद से अगर हम दूसरे तरफ देखें तो ये अगर लो हाई है, हाई मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल है, तो ये जो है इंसुलिन मतलब हमारे सेल के ऊपर एक्ट करता है, इंसुलिन सिक्रीट होता है, और ये जो है इंसुलिन हमारे सेल के ऊपर एक्ट करता है। और ये एक्ट करने के बाद जो हमारे सेल्स हैं, मसल्स हैं, लीवर्स है, तो वहाँ पे ये जो है अगर ब्लड स्ट्रीम में हमारे ग्लूकोज चल रहा है तो उस जगह से हम लोग जैसे अब बीटा सेल्स जो होती हैं पेनक्रियास के ऊपर एक्ट करता है इंसुलिन, और ये फास्ट तरीके से जो ग्लूकोज ब्लड के अंदर होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि मसल्स हो गए, लीवर्स हो गए, और इस तरीके से हमारे बॉडी का ग्लूकोज लेवल मतलब नॉर्मल हो जाता है। इस तरीके से कंप्लीट होता है। तो एक बार और मैं बता देता हूँ, 2 पर्सन है, ठीक है, 2 पर्सन है, एक का आपका पास हाई है और एक का लो है, ठीक है। इसको मैं उल्टा नहीं बोलूँगा, जैसे बताया वैसे ही, ठीक है। ये 2 पर्सन है, एक का आपके पास लो है और दूसरे का हाई है, ठीक है। ये दोनों एक्ट करेंगे पेनक्रियास के ऊपर। ये हमारा मान लो कि पेनक्रियास है, ठीक है, पेनक्रियास के ऊपर एक्ट किया दोनों के दोनों ही। और इसके बाद से पेनक्रियास के ऊपर एक्ट करने के बाद पेनक्रियास जो है वो एक्ट करेगा हमारे लीवर के ऊपर। ये लीवर है, मान लो कि लीवर के ऊपर एक्ट किया। लीवर से अगर लो ब्लड ग्लूकोज लेवल है तो ये हमारा रिलीज करेगा ग्लूकोजन को, जो कि एक्ट करेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस को, जो कि हमारे ब्लड के अंदर मतलब ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा और ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा और इस तरीके से नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अब हम ये अल्फा सेल से ये रिलीज होता है लीवर से, ठीक है। और अगर हमारे पास मतलब हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल है तो ये एक्ट करता है हमारे फिर से लीवर के ऊपर ही एक्ट करेगा। ये एक्ट करेगा बीटा सेल्स पे, और ये इंसुलिन मतलब रिलीज करेंगे। और इंसुलिन जो है वो बॉडी के अंदर जो हमारे मसल्स हैं, लीवर्स हैं, तो वहाँ पे स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है ग्लूकोज का, और इस तरीके से बॉडी के अंदर ये नॉर्मल हमारा हो जाता है वैल्यू। तो अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, और ये अगर आ गया तो आपको अच्छे से लिखना होगा, ठीक है। रोल ऑफ लीवर की अगर बात करें तो ये स्टोर करते हैं और रिलीज करते हैं ग्लूकोज को। हार्मोन्स जो यूज़ होती हैं, इंसुलिन होता है और ग्लूकोजन होता है, ठीक है। इसमें इंसुलिन जो है वो हमारे हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल में यूज़ होता है, और ये ग्लूकोजन हाइपो में यूज़ होता है, मतलब कम है तो, ठीक है। इस तरीके से ये मेन रेगुलेटर्स होते हैं। अब हम डायबिटीज़ मेलाइटस की बात करेंगे। डायबिटीज़ मेलाइटस ये हमारा डिजीज़ है फर्स्ट मतलब चैप्टर का। ये जो है एक डिजीज़ होता है जो कि रिजल्ट करता है बहुत ज़्यादा मतलब शुगर लेवल की वजह से हमारे ब्लड स्ट्रीम में ये हाई ब्लड ग्लूकोज इसमें होता है, ठीक है। इसमें मेनली 3 टाइप्स होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, जिसमें जो है इंसुलिन डिफिशियंसी होती है और ये बॉडी इम्यून जो सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय करने लगता है। इम्यून जो भी इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स है, जैसे कि बीटा सेल्स होती हैं, तो उनको ये डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है पेनक्रियास से, ठीक है। और इस तरीके से हमें मतलब ये बच्चों में ज़्यादा डायग्नोस करने को और यंग एडल्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। सेकंड हमारे पास डायबिटीज़ टाइप 2 होता है, और इसमें जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी होती है। इसमें जो बॉडी सेल्स हैं वो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं इंसुलिन को, और इस तरीके से जो बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल है वो हाई रहता है, और ये जो है इसके लिए इंसुलिन मतलब सही नहीं होता है, इंसुलिन मतलब सफिशिएंट नहीं होता है, ठीक है। और ये जो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है जो भी लाइफ स्टाइल होती है उससे, वो सब, ठीक है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो पॉलीयूरिया होता है, पॉलीडिप्सिया होता है, और इसके बाद से पॉलीफेजिया होता है, ठीक है। यूरिनेशन होगा, थ्रस्ट होगा और हंगर होगा, ये तीनों होगा। कॉम्प्लिकेशंस में आपको हो सकते हैं न्यूरोपैथी हो सकता है, नेफ्रोपैथी हो सकता है, किडनी नर्व्स और किडनी डैमेज हो सकता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म अगर इसका हुआ तो, ठीक है। तीसरा जो होता है जीट्रियाटिक होता है, तो वो आपको इसमें नहीं दिया होगा। रेटिनोपैथी भी हो सकता है, आई डैमेज हो
सकता है इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद से फिफ्थ नंबर ये हमारे कार्बोहाइड्रेट का लास्ट है, ठीक है। ओजीटीटी है। ओजीटीटी की अगर बात करें तो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है। इसमें जो है मेजर करते हैं कि जो बॉडी है वो कितना टॉलरेट करता है हमारे ग्लूकोज लेवल को, अगर हम सुगरी हम लोग ड्रिंक देखते हैं, ठीक देते हैं। पहले तो हम लोग इसमें टेस्ट की बात करते हैं, तो टेस्ट में ये होता है कि आपको एक नॉर्मल ब्लड शुगर लिया जाएगा जो कि फास्टिंग का होगा, ठीक है, फास्टिंग का होगा। इसके बाद से जो ब्लड ग्लूकोज है उसमें आपको आपको ग्लूकोज दिया जाएगा ड्रिंक करने के लिए, सॉल्यूशन दिया जाएगा सुगरी ड्रिंक, और उसके बाद से टेस्ट किया जाएगा कि कितना ज़्यादा आपका उसके ग्लूकोज लेने के बाद कितना ज़्यादा आपको जो वैल्यू है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो देखते हैं कि कितना जो बॉडी है वो रिस्पॉन्स कर रहा है ग्लूकोज के ऊपर, और इस तरीके से हम इसमें पता कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो अगर वैल्यूज़ की हम बात करें तो वैल्यूज हमारे होते हैं वो नॉर्मल की अगर बात करें तो नॉर्मल में हमारे पास लोअर देन आता है 140 mg/dl के हिसाब से, और अगर हम ये आपका लोअर लेस देन आता है 140 mg/dl के हिसाब से। और अगर हम इसके आगे बात करें कि डायबिटीज़ में कितना आता है, तो डायबिटीज़ में 200 से ज़्यादा 200 या 200 से ज़्यादा अगर आता है तो होता है, और प्री डायबिटिक में आपका 140 से लेके और 200 तक होता है। तो इस तरीके से आपके 3 वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है। अब हम इसके आगे मिनी जीटीटी की बात करते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की बात करते हैं। ये जनरल टर्म्स होती है जो कि चेक करते हैं हम लोग ग्लूकोज लेवल को। इसमें जो है वो ओरल ओजीटीटी होता है, और आईवी मतलब कि इंट्रावेनस जो हम लोग ग्लूकोज इसमें ओरल तरीके से दे रहे हैं वो ग्लूकोज हम लोग इंट्रावेनस इसमें देते हैं। आप इसको डिटेल में मेरे वीडियो में देख सकते हो और इससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मिनी जीटीटी है, एक्सटेंडेड और आईवी जीटीटी है। इस तरीके से हम तीनों के तीनों अलग अलग टाइम वेरिएशन के हिसाब से इसको हम लोग देते हैं, ठीक है। इससे ग्लूकोज टेस्ट करते हैं, ठीक है। 3A1C, ठीक है, ये हमारे पास ग्लूकोटेड हीमोग्लोबिन है, जिसमें हम लोग देखते हैं ब्लड टेस्ट करते हैं जो कि मेज़र करता है एवरेज जो ब्लड शुगर लेवल है 3-4 मंथ के ऊपर, और इस तरीके से ये लॉन्ग टर्म मतलब कंट्रोल करते हैं हम लोग ब्लड ग्लूकोज लेवल को। तो इस तरीके से इसमें चेक किया जाता है। जीसीटी है तो ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट होता है, तो ये स्क्रीनिंग करते हैं हम लोग, टेस्ट करते हैं जो भी गेस्टेशनल जो मतलब डायबिटीज़ हुआ रहता है, डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है। इसके बाद से एक कंडीशन है हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया एक कंडीशन है जिसमें जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो मतलब नॉर्मल वैल्यू जो 140 वैल्यू होती है उससे मतलब कम हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। इसमें जो है कॉजेज़ की अगर बात करें तो इसमें स्पिनिंग मिल की वजह से होता है, इनएडुकेट जो हम लोग फूड इंटेक कर रहे हैं उससे हो सकता है, या फिर एक्सेसिव इंसुलिन का एडमिनिस्ट्रेशन से होता है, डायबिटीज़ पेशेंट को हो सकता है, अल्कोहल कंजप्शन से हो सकता है। इस तरीके से हम लोग इंटरप्रेट करते हैं ग्लूकोज प्रोडक्शन का, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हमारे पास दूसरा चैप्टर है लिपिड्स। अब हम लिपिड्स को देखेंगे। इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो लिपिड्स जो है वो बहुत ज़्यादा इनिशियल होता है हमारे बॉडी के लिए। लिपिड्स को हम लोग सिंपल लैंग्वेज में फैट बोलते हैं। फैट जो है फैट स्टोर होता है हमारे मसल्स में और बहुत सारे ऑर्गन्स में, और जब इसकी ज़रूरत होती है तब वो यूज़ होता है, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर में यूज़ होता है, हार्मोन प्रोड्यूस करता है इस तरीके से, और ये बहुत सारे मतलब इमरजेंसी और हैंडल करता है फैट, और ये सब जो भी हमारे बॉडी है उसको बैलेंस करता है, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास इसमें फैटी एसिड्स है जो कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है फैट का, ठीक है। इसके अगर टाइप्स की बात करें तो मेनली इसमें 2 टाइप्स होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो इसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता है, और इसको हम लोग मतलब कोई अगर इसका स्ट्रक्चर है कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता है इसके अंदर, जिसमें बटर और कोई भी आपका एनिमल फैट हो गया, ये जनरली रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, ठीक है। अनसैचुरेटेड है हमारे पास। अनसैचुरेटेड में आपका सर्टेनली मतलब एक या एक से ज़्यादा मतलब इसमें डबल बॉन्ड देखने को मिलते हैं, जिसमें हम आपके पास अलग अलग टाइप्स हो जाएंगे, जैसे मूफा हो गया, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो गए, जिसके अंदर आपको एक डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, और ये आपका ओलिव ऑयल में देखने को मिलेगा। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो गए जो कि आपका एक से ज़्यादा इसमें डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। ये आपका सनफ्लावर ऑयल और फिश ऑयल में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद से तीसरा जो है वो ट्रांस फैटी एसिड फैट्स होते हैं जो कि अनसैचुरेटेड है, और ये मतलब प्रोसेस होते हैं और ये सॉलिड और अनहेल्दी होते हैं, ठीक है। इनिशियल फैटी एसिड्स हैं। इनिशियल फैटी एसिड जो है वो बॉडी
जो है वो मेक बनाती नहीं है, और ये हम लोग बाहर से इंटेक करते हैं हमारे डाइट में, और इसको इसके अंदर होता है ओमेगा 3 और ओमेगा 6, ठीक है। अब हम इसके डाइजेशन की बात करते हैं, एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म तीनों की बात करेंगे, ठीक है। डाइजेशन तो आपका वैसे ही होगा कि आप माउथ से इंटेक किए और डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हुआ, स्टमक में आया, स्टमक से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में वहाँ पे गया, ठीक है। अब हम इसके आगे बाइल की बात करेंगे। बाइल जो है प्रोड्यूस होता है हमारे लीवर सेल से, ये स्टोर होता है हमारे गाल ब्लैडर के अंदर, और जो बाइल है वो हेल्प करता है इमल्सिफाई फैट करने में। जो फैट के डाइजेशन को हम लोग इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, और इसमें हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं फैट को स्मॉल ड्रॉपलेट और स्मॉल मतलब पार्टिकल्स के अंदर, और ये इजीली डाइजेस्ट होता है हमारे एंजाइम्स के से, ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है। अब हम एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। एब्जॉर्प्शन जो है वो एंड प्रोडक्ट होता है हमारे मतलब फैट का। फैटी एसिड जो है वो ग्लिसरॉल के फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होगा इसमें, और इसमें जो है आपके जो बॉडी है वो एब्जॉर्ब करेगा, और ये मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अकर होगा, ठीक है। अब हम बीटा ऑक्सीडेशन की बात करेंगे। ये जो मेनली है वो मतलब मेन प्रोसेस होता है फैटी एसिड का, और ये ब्रेक होता है हमारे ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है हमारे बॉडी के अंदर। इस तरीके से ये काम करता है, और ये मेनली अकर होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल के अंदर, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास दूसरा यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल कंपाउंड, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल की अगर बात करें तो ये एक वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस होता है जो कि फाउंड होता है हमारे बॉडी के अंदर, और सारे ही सेल के अंदर बॉडी के, और ये यूज़ होता है हमारे बॉडी के अंदर स्टेरॉइड बनाने के लिए, जो कि आपका स्टेरॉइड हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, कॉर्टिसोल हो गया, इस तरीके से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और ये मतलब यूज़ करते हैं हमारे प्रोड्यूस करते हैं बाइल को, और ये विच एड फैट डाइजेशन, ये मतलब फैट डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके बाद तो आगे बढ़ेंगे कीटोन बॉडीज है हमारे पास। कीटोन बॉडीज की अगर बात करें तो ये एक वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल होता है, जो कि अल्टरनेटिव फ्लूइड सोर्स होता है हमारे बॉडी के लिए, स्पेशली ब्रेन के लिए, और ये मतलब कंटेन करता है कीटोन ग्रुप को, जिसमें फैटी एसिड्स होते हैं हमारे लीवर के साथ, ठीक है। अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्मेशन में हमारे पास ये फॉर्म होता है लीवर ड्यूरिंग मतलब अगर हम ज़्यादा देर तक स्टारवेशन और अनकंट्रोल जो डायबिटीज़ हुआ रहता है, तो उसकी वजह से जब जो बॉडी है वो बर्न करता है मतलब फैट को एनर्जी के लिए, तो तब इस समय पे ये फॉर्म होता है, ठीक है। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो इसमें एसिटोस्टेट होता है, एसीटोन होता है, और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट होता है। तो ये आपके 3 इसमें सोर्स हो गए, ठीक है। अब हम इसके आगे बात करेंगे लिपिड के बारे में। आप इसको अच्छे से देख लेना एक बार, आपको मैंने ये डिटेल में बताया हुआ है, तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं, और इसको आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के लेक्चर में आपको मिल जाएगा। इसके बाद से लिपोप्रोटीन की बात करते हैं। लिपोप्रोटीन की अगर बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स ऑफ लिपिड्स होता है, प्रोटीन होता है, जो कि ट्रांसपोर्ट होता है फैट, जो कोलेस्ट्रॉल हो गया, ट्राइग्लिसराइड हो गया हमारे ब्लड के अंदर फैट की तरह, और ये मतलब सॉल्युबल नहीं होता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, ठीक है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो फैट जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है हमारे बॉडी के द्वारा, तो इसको इसीलिए हम लोग लिपोप्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। लिपिड जो है और प्रोटीन जो है दोनों मिल के एक साथ चलते हैं, ठीक है। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो इसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं। एचडीएल है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, जिसको हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ये जो है कैरी करता है कोलेस्ट्रॉल को अवे फ्रॉम आर्टरीज, और जो भी हमारे बॉडी के अंदर मतलब लीवर है या फिर कोई भी ऑर्गन है, तो वहाँ से ये दूर ले जाता है, अवे करता है, और मतलब आर्टरीज से और लीवर से ये रिमूव करता है, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास दूसरा है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और ये कैरी करते हैं हमारे कोलेस्ट्रॉल जो है आर्टरीज के अंदर, और कंट्रीब्यूट करते हैं प्लेग मतलब बिल्डअप के, मतलब थक्का बनाने का काम करते हैं। इसके बाद से हमारे पास है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, ठीक है। इसमें जो है प्राइमरी कैरियर होते हैं ट्राइग्लिसराइड का, ये मतलब लीवर से, और ये अदर अलग अलग पार्ट से, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास काइलोमाइट्रोन है। काइलोमाइट्रोन जो है वो ट्रांसफ़र करता है फूड को, डाइटरी फैट को हमारे इंटेस्टाइन और अलग अलग टिश्यूज़ को, ठीक है। लिपिड प्रोफाइल है। लिपिड प्रोफाइल एक तरीके का ब्लड टेस्ट होता है, जिसमें हम लोग देखते हैं लेवल ऑफ मतलब फैट को हमारे
ब्लड के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें देखते हैं। इसमें अलग अलग कॉम्पोनेंट्स हम लोग देखते हैं। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल देखते हैं, एचडीएल देखते हैं, मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन देखते हैं, एलडीएल देखते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल देखते हैं, और ये ट्राइग्लिसराइड देखते हैं, ठीक है। इसके बाद से इसका जो लिपिड का डिसऑर्डर है हमारे पास प्लेग है, सॉरी एथेरोस्क्लेरोसिस है। एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है ये एक फॉर्मेशन ऑफ प्लेग हो जाता है हमारे मतलब आर्टरीज के अंदर। ये एक डिजीज होता है जो कि फैट डिपोजिशन मतलब प्लेग फॉर्मेशन से होता है हमारे आर्टरीज मतलब हार्ट के आर्टरीज के अंदर, और ये मेनली लीड करता है नैरोइंग और जो भी हार्डनिंग होती है हमारे आर्टरीज का, और कॉज करता है ब्लॉकेज को, और रिड्यूस करता है हमारे ब्लड के फ्लो को, जिसकी वजह से आगे अगर हम बात करें तो इसकी वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक आने के चांसेस रहते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होने के चांसेस। देन हमारे पास तीसरा चैप्टर है प्रोटीन अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो प्रोटीन जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब क्रूशियल होता है बिल्डिंग के लिए और रिपेयर करने के लिए टिश्यूज़ को, और साथ में ये एंजाइम्स को, हार्मोन्स को, और बहुत कुछ हमारे बॉडी के अंदर बनाता है, ठीक है। अब इसको हम लोग अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। इसका अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासीफाई होता है अमीनो एसिड्स के अंदर, ठीक है। अमीनो एसिड की बात करें तो अमीनो एसिड जो होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, प्रोटीन के बेसिक यूनिट्स होते हैं, ठीक है। अब हम बेस्ड ऑन इसको न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। इनिशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर बनते नहीं है, लेकिन हम लोग डाइट के साथ इसको लेते हैं, जिसमें हमारे ल्यूसीन हो गया, लायोसिन हो गया, तो ये सब हो गया। और इसके बाद से नॉन इनिशियल हमारे पास अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि बनाया जाता है हमारे बॉडी के अंदर ही, और ये मतलब अदर मॉलिक्यूल से बनता है, ठीक है। तो तीसरा अगर देखें तो इसमें हमारे पास मतलब बेस्ड ऑन मेटाबॉलिक फेट से है, ठीक है। इसमें जो है कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं हमारे कीटोन और फैटी एसिड्स को, ठीक है। अब इसके बाद से आगे देखें तो ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोजन को प्रोटीन के अंदर, और इसमें एनर्जी और बिल्डिंग में यूज़ करते हैं, ठीक। अब इसके आगे करेंगे डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, और इससे अलग अलग जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं उसके बारे में। डाइजेशन की अगर बात करें तो ये सारी की सारी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है माउथ से, एंटर करता है स्टमक के अंदर, और उसके साथ हमारे स्टमक में एंजाइम होता है पेप्सिन, इससे मतलब मिलता है, और इसके बाद से ये जो डाइजेशन है वो एंड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहाँ पे प्रोटीन जो है प्रोटीन मतलब ब्रेक डाउन होता है अलग अलग अमीनो एसिड्स में, और अमीनो एसिड्स जो होती हैं वो बेसिक यूनिट होती हैं। ये एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है, अमीनो एसिड जो है वो एब्जॉर्ब होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और देन वो यूज़ होने के लिए तैयार हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद से अगर आगे हम देखें तो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। डेफिनेशन की अगर बात करें तो मॉलिक्यूल्स जो कि डेराइव करते हैं अमीनो एसिड्स को, परफॉर्म करते हैं अलग अलग वाइटल साइंस को, वाइटल मतलब फंक्शंस को, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो इसमें फर्स्ट हमारे पास डोपामिन है। डोपामिन जो होता है एक न्यूरो ट्रांसमीटर होता है जो इन्वॉल्व करता है हमारे मूड और मोटिवेशन को। इसके बाद सेकंड हमारे पास है हिस्टामिन। हिस्टामिन जो है वो इन्वॉल्व होता है हमारे इम्यून रिस्पॉन्स में और एलर्जिक रिएक्शन के अंदर, ठीक है। इसके बाद से आगे हम देखें तो मेलेनिन है। मेलेनिन जो है एक पिगमेंट होता है जो कि बहुत ज़्यादा इनिशियल होता है हमारे स्किन के लिए, हेयर के लिए, और आई केयर के लिए, और कलर के लिए। देन हम सबसे आगे हम देखेंगे इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। इसमें जो है जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें एक स्पेशल एंजाइम के मिसिंग और डेफिसिट की वजह से, डिफेक्टिव की वजह से जो लीड करता है मतलब अलग अलग जो भी हार्मफुल सब्सटेंस या फिर कोई भी डिफिशियंसी ऑफ इनिशियल वन, ठीक है। इसकी वजह से, कमी की वजह से ये सब होता है, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट हमारे पास है फिनाइल कीटोयूरिया है, PKU बोलते हैं। इसमें जो है प्रॉपर तरीके से ब्रेकडाउन अमीनो एसिड्स का नहीं होता है, और अमीनो एसिड फिनाइल एनानिन का नहीं होता है, इसकी वजह से ये मतलब होता है, और इसमें जो है ब्रेन मतलब डैमेज होता है अगर ये अच्छे से तरीके से ट्रीट ना हुआ, ठीक है। इसके बाद से मेपल सिरप यूरिन डिजीज है, ठीक है। इसको हम लोग इसमें भी मतलब ब्रेकडाउन सही तरीके से नहीं होता है, ब्रांच जो अमीनो एसिड्स होते हैं, और इसकी वजह से डिस्टिंक्ट जो मेपल सिरप्स होते हैं, ऑर्डर होते हैं, उसका मतलब यूरिन के अंदर स्मेल आता है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद से आगे हमारे पास है प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है। ये प्लाज्मा प्रोटीन जो है जो प्रोटीन है वो मतलब हमारे
ब्लड प्लाज्मा के अंदर मिलता है, ठीक है। इसमें फर्स्ट हमारे पास एल्बुमिन है। एल्बुमिन जो है मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन होता है। ग्लोबुलिन है, ये जो है डाइवर्स ग्रुप होता है, उसके अंदर इंक्लूड होता है एंटीबॉडीज, ठीक है। फिब्रिन है, फिब्रिनोजेन है। फिब्रिनोजेन जो है वो इन्वॉल्व होता है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस में हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिसमें हार्मोन्स, ड्रग, फैटी एसिड्स को ये ट्रांसफर करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर ये मेंटेन करते हैं, जैसे कि जो मेंटेन रहे हमारा फ्लूइड बैलेंस, और जो भी बॉडी और मतलब टिश्यूज है उसके अंदर। इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी में ग्लोबुलिन जो है वो एक्ट करते हैं एक एंटीबॉडी की तरह। क्लॉटिंग में फिब्रिनोजेन जो है वो अच्छे से कोगुलेशन में काम आते हैं। देन हमारे पास है प्रोटीन का इन एबनॉर्मेलिटी, ठीक है। इसमें जो है प्रोटीन यूरिया होता है, पहले ही बात, ठीक है। इसमें जो है हमारे यूरिन के अंदर प्रोटीन मतलब प्रेजेंस देखने को मिलता है, और ये मेनली किडनी डैमेज की वजह से होता है, ठीक है। इसके बाद से दूसरा है हमारे पास हाइपोप्रोटीनीमिया है, ठीक है। इसमें जो है लेवल ऑफ जो मतलब प्रोटीन होता है ब्लड के अंदर वो सही नहीं होता है, और इस तरीके से ये होता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा है हमारे पास, इसी में हाइपर गामा ग्लोबिनीमिया होता है, ठीक है। ये मतलब एक तरीके का एबनॉर्मल हाई लेवल होता है गामा ग्लोबुलिन्स का, मतलब एंटीबॉडीज़ का हमारे ब्लड के अंदर, और ये मतलब मेनली क्रोनिक जो इन्फेक्शन और ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास नेक्स्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस है। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक तरीके का लैब मतलब टेक्निक होता है, लेबोरेटरी टेक्निक होता है, जो कि यूज़ करते हैं हम लोग सेपरेट करने के लिए प्रोटीन का। और इसमें अकॉर्डिंग टू हम लोग साइज और जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें डिवीज़न करते हैं। प्रिंसिपल्स की अगर बात करें तो मॉलिक्यूल माइग्रेट करते हैं एक जेली मतलब से और लिक्विड मीडियम के अंदर, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, और ताकि मतलब सेपरेशन हो सके, ठीक है। नॉर्मल और एबनॉर्मल पैटर्न्स की अगर हम बात करेंगे तो नॉर्मल पैटर्न में हमें डिस्टिंक्ट बेंड देखने को मिलता है एल्बुमिन का, और अल्फ़ा ए का, अल्फ़ा बी का, बीटा, गामा और ग्लोबुलिन्स का, ठीक है। इसके साथ साथ एबनॉर्मल की अगर हम बात करें तो इसमें अलग अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं, इंटेंसिटी देखने को मिलती है बेंड्स का, और जो इंडिकेट करते हैं वेरियस डिजीज़ को, जिसमें हमारे पास मोनोकोलोनल स्पाइक है, जो कि मल्टीपल माइलोमा इंडिकेट करता है, और ये ओवर प्रोडक्शन ऑफ मतलब सिंगल टाइप ऑफ एंटीबॉडी से कॉज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा तीसरा भी चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे हम बात करेंगे क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी। तो हमारे पास नंबर चैप्टर है हमारे पास क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी। क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी की अगर हम बात करें तो एंजाइम्स जो होता है एक प्रोटीन होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, ये एक्ट करते हैं कैटलिस्ट की तरह। कोई भी अगर बॉडी का रिएक्शन हो रहा है या फिर कोई भी मतलब मैकेनिज्म, मेटाबॉलिज्म कुछ भी हो रहा है, तो उसके अंदर क्या करते हैं, ये उस रिएक्शन या कुछ उस मैकेनिज्म को स्पीड अप कर देते हैं, ये उनका काम होता है, ठीक है। ये कोई भी बायो केमिकल रिएक्शन हो रहा है बॉडी के अंदर, उसको बूस्ट अप कर देते हैं और बढ़ा देते हैं जल्दी जल्दी करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग एंजाइम बोलते हैं। ये हमारे बॉडी के मतलब एंजाइम लेवल हमारे मतलब ब्लड के अंदर होता है, और ये डायग्नोसिस से हमें मेजर होता है, ठीक है। आइसो एंजाइम की बात करें तो ये दो मतलब मेनली वर्ड से मिलकर बना है, आइसो और एंजाइम, ठीक है। तो आइसो का मतलब होता है कि जो डिफरेंट हो लेकिन सेम भी हो, ठीक है। तो इसमें ये कहने का मतलब है कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एंजाइम का होता है, जो कि कैटलाइज करता है सेम रिएक्शन को, बट उसके अंदर जो फिजियोलॉजिकल और जो भी बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसको एग्जाम्पल से समझोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में हम लोग इसको मतलब सेपरेट करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस को, जो कि प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक टिश्यूज़ के मतलब दिखाता है, और ये लोकलाइज होता है ऑर्गन डैमेज के अंदर ये दिखाता है, ठीक है। अगर हम इसका इंपॉर्टेंस मतलब इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक एंजाइम्स की बात करें तो इसमें हमारे पास है लीवर एंजाइम है, जो कि मतलब एलिवेट होता है लेवल जब मतलब लीवर डैमेज होता है, तो उस समय पे ये इंडिकेट करता है, ठीक है। इसके अंदर अलग अलग एंजाइम्स होती हैं, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहले हमारे पास एएलटी होता है, एलेनिन अमीनो ट्रांसक्रिप्टेज होता है, जो कि हाई स्पेसिफिक मतलब लीवर डैमेज के टाइम पे हो जाता है। इसका जो नॉर्मल अगर वैल्यू की बात करें तो नॉर्मल वैल्यू इसका होता है 7 से लेके 55 यूनिट पर लीटर, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। इसके बाद से हमारे पास है, ये मेनली मतलब कन्वर्ट करता है जो भी प्रोटीन है उसको एनर्जी के अंदर हमारे लीवर सेल से, और ये इस तरीके से लीवर जो डैमेज होता है तो सही तरीके से काम नहीं कर पाता है, इसका अगर अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो, ठीक है। और इसके बाद से दूसरा है एएसटी,
एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसक्रिप्टेज है जो कि हमारे लिवर और मसल्स के अंदर मिलता है। इसका जो है ये मेनली मतलब एंजाइम है जो कि हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स के अंदर। और इसका जो अगर नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो 8 से लेके ये 48 यूनिट पर लीटर होता है। और ये मेनली मतलब कॉमनली ये हेल्प करता है डायग्नोस करने में लीवर डैमेज और अलग अलग डिजीज़ को, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास है ALT जो होता है एल्काइन फॉस्फेट होता है जो कि मतलब इसका ये लीवर और बोन डिजीज़ को दिखाता है, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास आगे देखें तो GGT है जिसमें गामा ग्लूकामाइल ट्रांसक्रिप्टेज है, ठीक है। इसमें जो है सेंसिटिव मार्कर होता है लीवर और जो भी बाइल डक्ट होती हैं प्रॉब्लम उसका, और अल्कोहल एब्यूज़ का। और इसमें हम लोग इसका अगर नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो ये नॉर्मल वैल्यू होता है 4 से लेके 40 यूनिट पर लीटर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसमें देखते हैं। इसमें मेनली हम लोग लीवर डैमेज को देखते हैं जो कि मेनली ये देखा जाता है ब्लड स्ट्रीम से। और इसके बाद से आगे हम देखें तो हार्ट का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है जिसमें के अंदर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग फर्स्ट एंजाइम जो कि मतलब दिखाता है मसल डैमेज को, हार्ट के मसल के डैमेज को, ठीक है। सीके जो होता है, सीके हमारा फर्स्ट है। सीके अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम लोग बोलते हैं इसको क्रेटीन काइनेज बोलते हैं। इसका जो टोटल और मतलब टोटल सीके और सीके एमडी जो होता है कार्डियक स्पेसिफिक जो होता है वो हम लोग इसमें देखते हैं। नॉर्मल रेंज की अगर बात करें तो इसका जो नॉर्मल रेंज होता है 5 से लेकर 25 होता है। इसको आपको डिटेल में ये सब पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये मतलब चैप्टर जो है वो बहुत बड़ा है और इसके साथ साथ इसमें अलग अलग जो भी मतलब वैल्यूज दी हुई हैं आपको रिपोर्ट्स में दिखते हैं। रिपोर्ट्स में कुछ ऐसे दिखती हैं कि अगर मान लो कि कोई भी आप टेस्ट करा रहे हो तो उस समय पे आपको ये सब देखने को मिलती है। तो ये आपका जो रेंज है वो 5 से लेकर 25 IU पर लीटर होता है, इंटरनेशनल यूनिट पर होता है। और ये मतलब 3 से 5% होता है टोटल सीके के, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। देन हमारे पास दूसरा जो टाइप है इसमें LDH है, ठीक है। इसमें जो है लैक्टेट डाई हाइड्रोजिनेज है। इसमें जो है लेस स्पेसिफिक देन अदर होता है। इसमें जो अगर हम बात करें तो LDH ये एक तरीके का मतलब प्रोटीन होता है जिसको हम लोग अमाइलेज एंजाइम की तरह मानते हैं। ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब रोल दिखाता है हमारे बॉडी के एनर्जी के फॉर्मेशन में। अगर इसके नॉर्मल वैल्यू की हम बात करें तो ये इसका वैल्यू 105 से लेकर 333 तक हो सकता है इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर के हिसाब से, ठीक है। ये मेनली हमारे मतलब बॉडी के टिश्यूज़ में और अलग अलग जो भी मतलब टिश्यूज़ है जैसे कि ब्लड हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लिवर हो गया, लंग हो गया, तो इस सब में मिलता है, ठीक है। जब हमारे टिश्यू जो है वो डैमेज करती हैं तो ये जो है इसका वैल्यू बढ़ के मिलता है और इससे हमें पता चलता है कि जो किडनी डिजीज़ या लिवर डिजीज़ या हार्ट डिजीज़, मसल इंजरी ये हुआ है और इसकी वजह से HDL का एल LDH का अमाउंट बढ़ जाता है, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास जो नेक्स्ट है AST बोलते हैं, एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसक्रिप्टेज है, ठीक है। इसमें जो है ये भी एलिवेट हो जाता है जब हार्ट का मतलब मायोकार्डियम होता है, ठीक है। ये एंजाइम है जो कि हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म में स्पेशली। अगर इसके नॉर्मल हम वैल्यू की बात करें तो इसका नॉर्मल वैल्यू होता है 8 से लेकर 33 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर के हिसाब से, ठीक है। और ये जो है मेनली एलिवेट होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ मतलब जब मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हुआ रहता है तब, और ये हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड में। और ये जो हाई लेवल होता है जब ब्लड के अंदर जब अलग अलग साइन आपको देखने को मिलता है जैसे कि हेपेटाइटिस हो गया, सिरोसिस हो गया, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो गया, इस तरीके के कंडीशंस को देखने के टाइम पे आपको देखने को मिलता है ये, ठीक है। ये इसके बाद से हमारे पास ट्रोपोनिन है। ट्रोपोनिन्स की अगर बात करें तो हाईली सेंसिटिव और स्पेसिफिक मार्कर होता है कार्डियक कार्डियक मसल इंजरी का, ठीक है। इसमें मोस्ट अमेंडेंट जो मतलब MI का डायग्नोसिस होता है। इसके अंदर अगर हम नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो नॉर्मल वैल्यू जो होता है वो 0 से लेके 0.04 होता है NG पर
ml के हिसाब से, ठीक है। ट्रोपोनिन I की बात कर रहा हूँ, और ट्रोपोनिन जो T होता है वो 0.1 तक जाता है, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल वैल्यू हो गया। अगर इसके हम फंक्शन की बात करें तो ये मतलब प्रोटीन होता है जो कि नीड होता है जब हमारे कार्डियक मसल और मतलब कंट्रीब्यूट होता है हमारे ये मेनली मतलब ट्रोपोनिन के अगर फंक्शन की बात करें तो ये मेनली जो ये एक तरीके का प्रोटीन होता है जो कि नीडेड होता है हमारे मतलब मसल कंट्रक्शन या फिर कार्डियक मसल का कॉन्ट्रैक्शन होना रहता है, तो उस समय पे ट्रोपोनिन आई होता है और ट्रोपोनिन टी होते हैं। 2 टाइप के इसमें मतलब प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं हार्ट के मसल के कॉन्ट्रैक्शन को, ठीक है। मेनली कंसिस्ट करते हैं कैल्शियम मेटाबोलाइट्स को, और ये मतलब एक्टिन और मायोसिन ये मसल्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास मसल एंजाइम्स है। मसल एंजाइम्स में हमारे पास फर्स्ट है सीके क्रेटिनिन काइनेज है, ठीक है। इसमें जो है मेनली ये एलिवेट होता है जब हमारा मसल डैमेज होता है। ये मेनली अगर हम बात करें तो सीके का अमाउंट तभी ज़्यादा होता है जब हम ज़्यादा काम कर रहे हैं या फिर मसल्स को ज़्यादा मूव कर रहे हैं, उसकी वजह से ये एलिवेट होता है। ये मेनली उन डिसऑर्डर्स को दिखाता है जो मतलब इसके मतलब अमाउंट बढ़ने से होता है, जैसे कि वीकनेस हो गया, पेन हो गया या फिर कोई भी पैरालिसिस के चांसेस हो गए, ये इस सब केसेस में, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास दूसरा है एल्डोलाइज है, ठीक है। इसमें जो है एलिवेट होता है ये मसल डिसऑर्डर में ही, ठीक। इसके बाद से बोन एंजाइम्स है हमारे पास ALP है फर्स्ट। इसमें जो है एंजाइम अमाइलेज फॉस्फेटेज होता है जो कि एलिवेट होता है मेनली उन कंडीशंस में जब बोन जो है वो टर्नओवर होता है, जैसे कि बोन ग्रोथ हो गया, फ्रैक्चर हो गया या फिर कोई भी डिजीज हो गया इस कंडीशन में, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास प्रोस्टेट एंजाइम्स है जिसमें हमारे पास PSA है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन है जो कि एलिवेट होता है मेनली हमारे प्रोस्टेट कैंसर और बेनाइन मतलब प्रोस्टेट हाइपोप्लेक्सिया के टाइम पे, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। इसके बाद से हमारे पास आगे देखें तो ACP है, तो इसमें जो है एसिड फॉस्फेटेज है, तो ये जो है फॉर्मली यूज़ होता है हमारे प्रोस्टेट कैंसर में, और ये जो है लार्जली मतलब रिप्लेस करते हैं हम लोग PSA में, ठीक है। सो अब हम इसमें आगे देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर जिसमें हमारे पास एसिड बेस बैलेंस है। एसिड बेस की बात तो ये हमारा मेनली इस एसिड बेस का जो मतलब स्केल होता है जिसको हम लोग pH स्केल बोलते हैं। pH का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें हम लोग जो हाइड्रोजन मतलब एसिड और बेस का जो वैल्यू है उसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एसिड जो है 7 और 14 मतलब ये स्केल होता है, एसिड बेस स्केल होता है जिसमें हमारा 7 होता है न्यूट्रलाइज, जो कि हमारा 7 पे मतलब ना ही एसिड होता है ना ही बेस होता है। और अगर हम 7 से बिलो जा रहे हैं मतलब 0 की तरफ जा रहे हैं तो इसमें एसिडिटी बढ़ती जाती है। अगर हम 7 से ऊपर जा रहे हैं मतलब 14 की तरफ जा रहे हैं तो इसमें बेसिसिटी बढ़ती है। और अगर हम एसिड से मतलब न्यूट्रलाइज हो रहे हैं तो इसमें जो है न्यूट्रलिटी बढ़ती है। और इसमें आगे अगर हम जा रहे हैं 14 से नीचे आ रहे हैं तो इसमें भी एसिडिटी बढ़ती है और मतलब न्यूट्रलिटी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से ये काम करता है। अगर हम ब्लड pH की बात करें तो ब्लड pH जो होता है वो हमारा 7.35 से लेके और 7.45 होता है, और ये हमारा नॉर्मल न्यूट्रलाइज ब्लड pH होता है, ठीक है। अब हम इसमें आगे देखें तो मेंटेन करते हैं हम लोग करेक्ट pH को हमारे ब्लड फ्लूइड का, जो कि वाइटल मतलब वाइटल रोल दिखाता है हमारे प्रॉपर ब्लड बॉडी के फंक्शन के अंदर। और ये मतलब पूरा pH जो है बॉडी को रेगुलेट करता है और अच्छे से काम करने के लिए दिखाता है, ठीक है। pH की अगर बात करेंगे नॉर्मल वैल्यू डेफिनेशन के बारे में, pH जो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है जो कि एक मतलब मेजर करता है एसिडिटी और बेसिसिटी को, जो कि मतलब कोई भी सॉल्यूशन का अगर लोअर pH जो होता है मतलब 0 की तरफ अगर देखें तो ज़्यादा एसिडिटी होती है। अगर हम हायर मतलब 14 की तरफ देखें तो ज़्यादा अल्कलाइन होता है, बेसिक होता है, ठीक है। इस तरीके से अगर हम नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड की बात करें तो 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है, जो कि स्लाइटली अल्कलाइन होता है। मतलब 7 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो अल्कलाइन स्लाइटली होती है, ठीक है। रेगुलेशन की बात करें कि कैसे कैसे मतलब बॉडी के pH को हम लोग रेगुलेट करते हैं और मेंटेन करते हैं, तो इसमें हमारे पास अलग अलग जो सेवरल तरीके के मैकेनिज्म होते हैं ब्लड pH को कंट्रोल करने के लिए और सही तरीके से नैरो रेंज में रखने के लिए। फर्स्ट हमारे पास बफर सिस्टम जो होता है उसमें अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स होते हैं जो कि
एसिड और बेस को सही तरीके से मतलब ब्लड के एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं, थोड़ा सा स्लाइटली अल्कलाइन करने में, ठीक है। इसमें फर्स्ट है हमारे पास बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बफर सिस्टम होता है जिसमें ब्लड के अंदर, और ये क्विकली न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड और बेस के एक्सेस मतलब अगर हुआ रहे तो, ठीक है। इसमें हम लोग ये मतलब जो हमारा बाइकार्बोनेट होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं वीक बेस के लिए, और जो कार्बोनिक होता है एसिड उसको हम लोग यूज़ करते हैं वीक एसिड के लिए। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। देन हमारे पास लंग्स है, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात करेंगे। ये कंट्रोल करता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक तरीके का एसिड होता है, और ये जो है लंग के अंदर पीएच को रेगुलेट करता है इनहेलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के अंदर, और इस सही तरीके से काम करने में, ठीक है। इंक्रीज करते हैं हम लोग ब्रीथिंग को। अगर हम लोग ज़्यादा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर देते हैं, उसमें लेस एसिड हो जाता है और उससे जो है हाई पीएच हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से। अगर हम दूसरे केस की बात करें तो इसमें जो है डिक्रीज हम लोग ब्रीथिंग करते हैं, तो ब्रीथिंग की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है बॉडी के अंदर वो ज़्यादा हो जाता है, और इससे जो है एसिडिटी वापस से बढ़ जाती है और पीएच जो है लो हो जाता है। इसके बाद से रीनल सिस्टम मतलब किडनीज की बात करेंगे। इसमें जो है हाइड्रोजन आयन जो है वो एक्सक्रीशन की हम बात करते हैं। इसमें किडनी जो है मतलब एक्सेसिव अमाउंट जो होती है हाइड्रोजन का वो एक्सक्रीट करता है हमारे यूरिन के साथ, और इससे जो है प्रॉपर बैलेंस बना रहता है। बाइकार्बोनेट जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहता है और रीजनरेशन हुआ रहता है, उससे की वजह से स्लो तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ये पावरफुल मतलब रेगुलेट करता है मैकेनिज्म को, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास नेक्स्ट है एबीजी एनालिसिस। एबीजी मतलब आर्टीरियल ब्लड गैस, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं, मेज़र करते हैं लेवल ऑफ ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, और इसके साथ पीएच को हमारे आर्टीरियल मतलब ब्लड से लेके, ठीक है। यूजुअली इसमें असेस करते हैं हम लोग लंग फंक्शन और एसिड बेस बैलेंस को। इसके साथ अगर नॉर्मल हम वैल्यूज़ की बात करें तो ये 7.35 से लेके 7.45 होता है। अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये 35 से लेके 45 mm ऑफ Hg होता है। अगर हम इसके बाइकार्बोनेट की बात करें तो इसमें जो है 22 से लेके 26 एम इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, ठीक है। अब इसके बाद से हम इसमें डिसऑर्डर्स की हम बात करेंगे। डिसऑर्डर्स में हमारे पास है फर्स्ट एसिडोसिस। एसिडोसिस जो होता है ये इसमें जो है ब्लड पीएच जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, मतलब कि जितना ज़्यादा कम होगा ब्लड पीएच उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, और 7.35 से कम हो जाता है। इसमें जो है टू मच मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है और बेसिक नहीं होता है, ठीक है। अब हम इसके आगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखेंगे। ये मेनली कॉज होता है हमारे हाइपोवेंटिलेशन की वजह से। इसमें जो है सही तरीके से जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सक्रीट आउट नहीं होता है। इसकी वजह से बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होता है और जो एसिडोसिस का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है रेस्पिरेशन से, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस को हम लोग इसमें देखेंगे। इसमें जो होता है हम लोग असेस करते हैं हम लोग जो भी एक्सेस मतलब एसिड प्रोडक्शन होता है, जैसे कि लैक्टेटिंग एसिडोसिस हो गया, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो गया, इसकी वजह से, या फिर कोई भी हमारे लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट की वजह से हो सकता है, जैसे कि सीवियर डायरिया की वजह से हो रहा है। तो इसमें मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम होती है कोई भी। तो इसमें हो ये रहा है कि जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से ये सब प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, जैसे कि ये लैक्टिक एसिडोसिस हो रहा है, उसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है। तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं। देन हम एल्कोलोसिस मतलब बेसिसिटी को देखते हैं। इसमें जो है जो पीएच है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, 7.45 से बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इसमें एसिडिक नहीं माना जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बेसिक माना जाता है। रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस की बात करेंगे तो इसमें ये कॉज होता है मेनली हाइपर इस ये मेनली कॉज होता है हाइपर वेंटिलेशन की वजह से। इसमें जो है एक्सेसिव अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो हम लोग एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, इसकी एक्सेल कर देते हैं, इसकी वजह से होता है। मेटाबॉलिक एसिड एल्कोलोसिस की बात करें तो ये मेनली कॉज होता है लॉस ऑफ एसिड की वजह से, सेवरल वोमिटिंग कर दी है इसकी वजह से, या फिर एक्सेसिव अमाउंट हो जाता है बाइकार्बोनेट का जो कि हमारे एसिड को एब्जॉर्ब करने के काम में आता है। तो इसकी वजह से बेसिसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है मेटाबॉलिज्म में। तो ये हमारा 5th चैप्टर था। अब हम 6 के तरफ आगे बढ़ेंगे।
सो अब हम इस बात करेंगे हीम कैटाबॉलिज्म। सो अब हम इसमें आगे नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, 6 चैप्टर हीम कैटाबॉलिज्म। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन की हम बात करेंगे। हीम जो है एक कंपोनेंट होता है जो कि हीमोग्लोबिन का एक पार्ट होता है। एक तरीके का प्रोटीन होता है जो रेड ब्लड सेल के अंदर मिलता है और कैरी करता है ऑक्सीजन को। एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है, 4 मतलब ऑक्सीजन को एक साथ ले जाता है। ठीक है, इसका मेन काम होता है ऑक्सीजन को सप्लाई करना और इसके साथ साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट को भी सप्लाई करना। और इसमें हम लोग बात करेंगे हीम के मतलब हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन को और इसके अलग अलग प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जैसे कि जॉन्डिस हो गया, इसके बारे में। ठीक है, हीम डिग्रेडेशन पाथवे को देखते हैं। ठीक है, डिग्रेडेशन पाथवे। ठीक है, डेफिनेशन की अगर बात करें तो एक तरीके का मतलब प्रोसेस होता है जिसमें जो पुराने रेड ब्लड सेल हैं वो ब्रेकडाउन होते हैं और इससे जो है नए जो है हीम कंपोनेंट्स बनते हैं, रिसाइकल होते हैं और पुराने वाले एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सक्रीट आउट होते हैं। इसके बाद इसमें हम पाथवे की बात करें तो पहला हमारे पास हीम है। हीम जो है वो ब्रेकडाउन होता है हमारा मतलब रेड ब्लड सेल का, वही होता है। ठीक है, बिलीवर्डिन है तो इसमें जो है हीम हीम जो है वो कन्वर्ट होता है हमारे बिलीवर्डिन में, ग्रीन कलर के पिगमेंट में। ठीक है, इसके बाद से है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन जो है बिलीवर्डिन जो है वो कन्वर्ट होता है बिलीरुबिन के अंदर, ये येलो पिगमेंट के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसके बाद से आगे हम अगर देखें तो ये स्क्रीटेड होता है हमारे बाइल से। ठीक है, ये बिलीरुबिन जो है वो मतलब प्रोसीड होता है लीवर के अंदर और इसके बाद से ये एक्सक्रीट होता है हमारे बाइल से और ये इवेंचुअली जो है वो हमारे बॉडी के फीकस से मतलब स्टूल से ब्राउन कलर में एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, तो जो स्टूल का कलर है मतलब ब्राउन कलर, वो इसी की वजह से होता है, बिलीरुबिन की वजह से। ठीक है, इसके अंदर एक डिजीज कंडीशन है जॉन्डिस। जॉन्डिस को हम लोग देखते हैं। ठीक है, येलोइंग ऑफ स्किन, आई, म्यूकोस मेम्ब्रेन हो गया और हाई लेवल ऑफ ये होता है हाई लेवल ऑफ बिलीरुबिन की वजह से हमारे ब्लड के अंदर। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपर बिलीरुबिमिया। ठीक है, तो ये आपका ब्लड के अंदर बिलीरुबिन का लेवल हाई हो जाता है तो इसमें हमारा जॉन्डिस होता है। ठीक है, इसको अब हम इसमें टाइप्स की बात करेंगे। मेनली इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। इसमें पहला होता है प्री हेपेटिक जॉन्डिस होता है। ये मेनली अकर होता है जब लीवर जो है वो प्रोसेस करता है बिलीरुबिन को उसके पहले। ठीक है, और इसके कॉजेज़ की बात करें तो ये एक्सेसिव जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, हीमोलाइसिस होता है, उसकी वजह से लीड होता है। बहुत ज़्यादा मतलब बिलीरुबिन का फॉर्मेशन हो जाता है और ये लीवर उसको हैंडल नहीं कर पाता है। इसको हम लोग हीमोलाइटिक एनीमिया भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद से हमारे पास आता है हेपेटिक जॉन्डिस। ये मेनली अकर होता है प्रॉब्लम मतलब लीवर खुद ही मतलब लीवर इसमें। सेकंड हमारे पास आता है हेपेटिक जॉन्डिस। हेपेटिक जॉन्डिस ये अकर होता है जो प्रॉब्लम्स रहती हैं लीवर के अंदर, लीवर के खुद ही मतलब ऑर्गन डिफेक्ट की वजह से, तो ये उसकी वजह से कॉज होता है। तो इसमें अगर हम देखें तो लीवर डैमेज हो सकता है जिसमें हेपेटाइटिस हो गया, सिरोसिस हो गया या फिर कोई भी इनेबिलिटी हो गई, इम्पेयरमेंट हो गया, मतलब सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर रहा है, एक्सक्रीट आउट नहीं कर रहा बिलीरुबिन का उस केस में। ठीक है, इसके बाद से पोस्ट जॉन्डिस हमारे पास होता है जिसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी बोलते हैं, पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। ठीक है, ये मतलब अकर होता है आफ्टर लीवर ड्यू टू मतलब ब्लॉकेज हो जाता है बाइल डक्ट का, इसकी वजह से। ठीक है, कॉजेज़ की बात करें तो इसमें जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है कोई भी बाल के पाथवे में, जैसे कि गाल स्टोन हो गया है, फिर ट्यूमर हो गया है। ये मतलब सही तरीके से बिलीरुबिन को एक्सक्रीट आउट नहीं होने देता है और इसकी वजह से ये कॉज होता है। अगर हम इसके मतलब अब हम इसके आगे इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे। इसमें फर्स्ट है हमारे पास वैन डेनबर्ग है। ठीक है, टेस्ट होता है, ये एक तरीके का लेबोरेटरी टेस्ट होता है जिसमें हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं डिफरेंट टाइप के बिलीरुबिन और जो भी हमारे अलग अलग, जैसे कि डायरेक्ट हो गया, कंजुगेटिव हो गया, इनडायरेक्ट और अनकंजुगेटिव हो गया, जो कि हेल्प करते हैं हम लोग डिटेक्ट करने में टाइप ऑफ जॉन्डिस को। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको ख़त्म करते हैं यहाँ पे। अब हम इसके आगे बात करेंगे 7 नंबर चैप्टर ऑक्सीजन सॉरी इसके आगे बात करेंगे 7th नंबर चैप्टर है हमारे पास ऑर्गन फंक्शन टेस्ट है। इसमें हम अलग अलग टेस्ट मेजर को देखते हैं जो कि स्पेसिफिक बायोकेमिकल पैरामीटर के अकॉर्डिंग होता है ब्लड और यूरिन के अंदर, और इसको हम लोग देख के असेस करते हैं जो भी ऑर्गन या फिर फंक्शनिंग में इम्पेयरमेंट या फिर प्रॉब्लम्स होती है। तो ठीक है,
फर्स्ट हमारे पास है RFT या फिर आप बोल सकते हो KFT, ठीक है, किडनी फंक्शन टेस्ट या फिर रीनल फंक्शन टेस्ट आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। फर्स्टली इसमें पर्पस की बात करें तो ये जो है असेस करते हैं हम लोग किडनी के मतलब किडनी को इसमें इस फिल्टरेशन में वेस्ट प्रोडक्ट का हमारे ब्लड के अंदर हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है, सही तरीके से ब्लड से जो है वेस्ट निकल रहा है कि नहीं, बॉडी का जो किडनी है वो सही तरीके से एक्सक्रीट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। पैरामीटर की अगर हम बात करें तो इसमें फर्स्ट हमारे पास टेस्ट होता है यूरिया टेस्ट होता है, जिसमें हमारे पास ब्लड यूरिया और नाइट्रोजन टेस्ट होता है, इसको हम लोग बर्न टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो है हम लोग देख रहे हैं वेस्ट प्रोडक्ट, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट रहता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का, और ये हम देखते हैं कि फिल्टर हो रहा है कि नहीं हमारे किडनी से, ठीक है। इसमें हम नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो ये वेरी होता है 6 से लेके 24 mg पर DL के हिसाब से। अगर हाई अमाउंट देखने को मिल रहा है, हाई लेवल देखने को मिल रहा है, तो किडनी आपका इम्पेयरमेंट हो रहा है, ठीक है, तो ये खराब है। इसके बाद से दूसरा जो टेस्ट होता है क्रेटनिन होता है। क्रेटनिन जो है एक वेस्ट प्रोडक्ट है, जो कि मतलब मेनली ये मसल मेटाबॉलिज्म की वजह से होता है। ये कंसिस्टेंटली जो प्रोड्यूस होता है और फिल्टर होता है हमारे किडनी से, ठीक है। नॉर्मल अगर वैल्यू की बात करें तो ये 0.6 से लेके 1.2 mg पर DL से होता है। अगर इसके हाई लेवल की बात करें तो ये किडनी के इम्पेयरमेंट में ये दिखाता है। देन हमारे पास तीसरा है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है मिनरल का, ये मतलब मिनरल का एक्सक्रीशन में ये होता है मेनली। जो बॉडी मिनरल होते हैं हमारे बॉडी में, वो जो है इलेक्ट्रिक चार्ज लिए रहते हैं और ये हमारे बॉडी के लिए क्रूशियल होते हैं, ठीक है, बॉडियल फंक्शन के लिए। किडनी जो है वो मतलब इनका जो लेवल है वो रेगुलेट करता है और उसको यूज़ करने में हेल्प कराता है। तो इसमें अगर एग्जांपल की बात करें तो सोडियम हो गया, सोडियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, क्लोराइड आयन हो गया, या फिर बायोकार्बोनेट हो गया, तो ये सब हो गया, ठीक है। नॉर्मल वैल्यूज़ की अगर बात करें तो ये वेरी करते हैं। जो सोडियम आयन है वो 135 से लेकर 145 होता है। अगर पोटेशियम की बात करें तो ये 3.5 से लेकर 5 होता है, ठीक है। इस तरीके से अगर इसमें जो इम्बैलेंस देखने को मिलता है तो ये किडनी डिसफंक्शन में को इंडिकेट करता है। देन हमारे पास दूसरा टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट होता है। दूसरा जो है हमारे पास टेस्ट, इसको हम लोग लीवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, LFT, ठीक है। इसके अगर हम पर्पस की बात करें तो इसमें हम लोग असेस करते हैं जो भी हमारे हेल्थ है या फिर फंक्शन है लीवर का, ठीक है। पैरामीटर में हम लोग इसमें देखते हैं कि बिलिरुबिन लेवल पहला देखते हैं। बिलिरुबिन जो टोटल इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसमें हम लोग देखते हैं। बिलिरुबिन जो है वो लीवर के एबिलिटी को दिखाता है, जो प्रोसेस और एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन को असेस करते हैं, ठीक है। इसमें नॉर्मल अगर वैल्यू की हम बात करें तो नॉर्मल जो वैल्यू है लेस देन 1 से लेके 1 मोर देन 1 से लेके 1.2 तक होता है। सॉरी, लेस देन 1 से लेके 1.2 होता है mg पर DL, और ये मेनली मतलब एलिवेट होता है जब जॉन्डिस या फिर लीवर प्रॉब्लम हुआ रहा है, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास होता है ALT जो होता है एडनिन अमाइनो ट्रांसक्रिप्टेज होता है। तो ये जो एंजाइम है मेनली लीवर से मेन एंजाइम है लीवर का, और ये हाई लेवल होता है जब लीवर सेल डैमेज होते हैं, ठीक है। इसका जो अमाउंट है वो 7 से लेके 56 यूनिट पर लीटर होता है, ठीक है। इसके बाद से ACT है, ठीक है। इसमें जो है अस्पार्टेट अमीनो ट्रांसक्रिप्टेज है। ये जो अमाइलेज है वो फाउंड होता है हमें लीवर में, ठीक है, हार्ट में और मसल्स में। ये हाई लेवल इंडिकेट करता है सेल के डैमेज को, ठीक है। इसका अगर नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो ये वेरी करता है 8 से लेके 48 यूनिट पर लीटर के हिसाब से, ठीक है। अगर हम इसके तीसरे पार्ट की बात करें तो तीसरा जो होता है ये LP होता है। इसमें हम लोग देखते हैं अल्काइन फॉस्फेट होता है ये, ठीक है। इसमें जो एंजाइम होता है ये लीवर और बोन को हेल्थ को दिखाता है। ये मतलब जो अगर इसका जो वैल्यू है वो एलिवेट होता है तो इसमें बाइल डक्ट या फिर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है, बोन डिजीज देखने को मिलता है। नॉर्मल वैल्यू जो होता है वो 40 से लेके 120 यूनिट पर लीटर होता है, ठीक है। इसके बाद से एल्बुमिन है। एल्बुमिन जो होता है एक प्रोटीन होता है हमारे लीवर में बनने वाला, जो कि लो लेवल इंडिकेट करता है लीवर डैमेज को और माल न्यूट्रिशन को, ठीक है। इसका जो नॉर्मल वैल्यू है वो हम वेरी करता है 3.5 से लेके 5 ग्राम पर DL से, ठीक है। इसके बाद से तीसरा ऑर्गन हमारे पास है, इसमें TFT मतलब थायराइड फंक्शन टेस्ट, ठीक है। इसके अगर पर्पस की बात करें तो ये असेस करता है फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, जो कि प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स को और कंट्रोल करते हैं मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। अगर इसके पैरामीटर की हम बात करें तो इसमें मेनली अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, जिसमें T3 है, ट्राई
आइडोथायरोनिन है, ठीक है। इसमें जो है ये एक्टिवेट करते हैं थायराइड हार्मोन्स को। इसका जो नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो ये 100 से लेकर 200 NL पर डीएल होते हैं, ठीक है, NG पर डीएल। इसमें अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा जो होता है T4 होता है, इसको हम लोग थायरोक्सिन बोलते हैं। मेन ये थायराइड हार्मोन होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसका अगर वैल्यू की बात करें तो ये 1.5 से लेकर 12 होता है और माइक्रोग्राम पर डीएल, ठीक है। इसके बाद से TSH, ठीक है, इस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है जो कि प्रोड्यूस होता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से, स्टिमुलेट करता है थायराइड को जो कि प्रोड्यूस करता है T3 और T4 को, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो 0.4 से लेके 4 होता है और ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। इंटरप्रिटेशन की अगर बात करें तो इसका जो हाई TSH जो होता है इसका मतलब ये है कि हाइपोथायरॉयडिज्म होने वाला है, अंडर एक्टिवेशन थायराइड होने वाला है, और लो थायराइड मतलब लो मतलब अगर अमाउंट हो जाता है TSH का तो इससे हाइपर थायरॉयडिज्म होने को रहता है, मतलब ओवर एक्टिवेशन ऑफ थायराइड हो जाता है। तो ये होता है हमारा टेस्ट, ठीक है। इसके बाद से लास्ट चैप्टर हमारे पास है इम्यूनो केमिस्ट्री है, ठीक है। इसमें हम लोग इम्यूनो केमिस्ट्री में इम्यून सिस्टम के बारे में देखते हैं। इम्यूनो केमिस्ट्री जो है वो डील करता है हमारे केमिकल एस्पेक्ट ऑफ इम्यून सिस्टम से, और ये पर्टिकुलरली हम लोग एंटीबायोटिक और जो हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, डायग्नोस करते हैं, इसके बारे में हम लोग इसमें देखते हैं, ठीक है। अब हम इसमें स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर जो है वो मेनली अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हमारे पास दिया हुआ है इम्यूनोग्लोबिन है। इम्यूनोग्लोबिन या फिर एंटीबॉडीज इसको बोल सकते हैं। इसमें जो प्रोटीन है वो प्रोड्यूस करता है इम्यून सिस्टम को और आइडेंटिफाई करता है, न्यूट्रलाइज करता है फॉरेन जो ऑब्जेक्ट्स आए रहते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गए, उन सभी को। और ये जो है एक वाई शेप इसके पास स्ट्रेन होता है। अगर उसके साथ साथ इसमें जो है 4 मतलब पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, 2 लॉन्ग मतलब हैवी चेन्स होती हैं और 2 शॉर्ट चेन होती है। इसके साथ साथ अलग अलग जो भी शेप्स हैं आप इसको अच्छे से देख सकते हो। वाई शेप होता है ऐसे, ठीक है, इसमें ऐसे लगे रहते हैं। आप देख लेना एक बार, अलग अलग इसमें बॉन्ड्स होती हैं। आप इसको अच्छे से देखोगे और इसको बनाओगे तो बहुत अच्छा मार्क्स गेन होगा, ठीक है। अगर इसके हम टाइप्स की बात करें तो ये बेस्ड ऑन मतलब हैवी चेन के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया, ठीक है। IgG है हमारे पास। IgG जो है वो मोस्ट अबेंडेंट एंटीबॉडी है जो कि क्रॉस कर लेता है प्लेसेंटा को, मतलब बेबी मदर से बेबी को जाता है, जो कि प्रोवाइड करता है एक पैसिव इम्यूनिटी फीटस को, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी है, ठीक है। इसके बाद से IgA है। IgA है जो वो फाउंड होता है हमारे सिक्रीशन में, ठीक है। सिक्रीशन जैसे कि टीयर हो गया, सलाइवा हो गया, ब्रेस्ट मिल्क हो गया, म्यूकस हो गया, ये सब में ये हमें मतलब प्रोटेक्ट करता है म्यूकोसल जो सरफेस होता है उससे, ठीक है। IgM है, ये हमारा फर्स्ट एंटीबॉडी होता है जो कि प्रोड्यूस होता है हमारे प्राइमरी इम्यून रिस्पांस में। ये एक्सीलेंट मतलब क्लैंप एंटीजन होता है, ठीक है, क्लैंपिंग। इसके बाद से हमारे पास IgE है। IgE जो है वो एलर्जिक रिएक्शंस के लिए होते हैं और ये पैरासिटिक रिएक्शन पे मतलब इन्फेक्शन पे एक्शन करती हैं, ठीक है। IgD है, ये प्राइमरली फाउंड होते हैं हमारे सरफेस ऑफ बीटा सेल्स के ऊपर और ये मतलब बीटा सेल एक्टिवेशन में काम आते हैं। अब हम इसके आगे फंक्शंस की बात करेंगे। ये डिफेंस मतलब मैकेनिज्म दिखाते हैं, कोई भी पैथोजन या फॉरेन सब्सटेंस आ रहा है हमारे बॉडी के अंदर उसके ऊपर, और ये बाइंड करते हैं एंटीबॉडी से और मतलब स्पेसिफिक टारगेट से, और ये मतलब मार्क करते हैं और मतलब डिस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास एलिजा टेस्ट है जो कि हम लोग टेस्ट करके पता करते हैं। इसमें जो है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोस्कॉर्बिट ये हमारा ऐसे होता है, ठीक है। इसमें अगर हम डेफिनेशन की अगर बात करें तो ये वाइडली यूज़ होता है हमारे लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर, जिससे हम डिटेक्ट करते हैं और मतलब क्वांटिफाई करते हैं सब्सटेंस को, जैसे कि एंटीबॉडी हो गया, एंटीजन हो गया या फिर कोई भी प्रोटीन हो गया इसके सैंपल के अंदर, ठीक है। ये यूज़ करते हैं हम लोग एंटीबॉडीज़ और उसके जो भी कलर चेंज होते हैं और इंडिकेट करते हैं हम लोग उसके चेंजेस के हिसाब से, ठीक है। तो अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे, कैसे कैसे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। फर्स्ट हमारे पास इसमें HIV में यूज़ करते हैं। HIV को डिटेक्ट करने के लिए इसमें जो फर्स्ट हम लोग डिटेक्ट करते हैं, इसमें एंटीबॉडी को
एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं हमारे एचआईवी इन्फेक्शन के टाइम पे, ठीक है। हेपेटाइटिस इसके अंदर इसको हम लोग डिटेक्ट करते हैं एंटीबॉडी और एंटीजन रिलेटेड जो हेपेटाइटिस होती है ए, बी, सी और इसके वायरस, ठीक है, हेपेटाइटिस वायरस, ठीक है। प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें तो ये इन्वॉल्व होते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी जो कोटिंग के मतलब ऊपर जो ऊपर की कोटिंग होती है सरफेस की वो फॉलो करते हैं। ये जो भी सीक्वेंशियल बाइंडिंग होती है एंटीबॉडीज़ की, जैसे कि वन ऑफ द पॉइंट टू एंजाइम हो गया या फिर कोई भी एंजाइम रिएक्शन हो रहा है, एंजाइम मतलब रिएक्ट कर रहा है कोई भी सबस्ट्रेट से, उससे जो कलर चेंज हो रहा है तो उससे हम लोग इसको पता करते हैं। मेनली ये मतलब एक तरीके का टेस्ट है जो कि एड्स और ये सब आपको एचआईवी हो गया, इस सब टेस्ट में आपको लिया जाता है और इस तरीके से हम लोग इसमें पता करते हैं, ठीक है। इसमें मतलब ये एक तरीके का कलर हम लोग चेंजेस होता है तो इंडिकेट करता है इसके प्रेजेंस को, एंटीबॉडी के रिएक्शंस को, और इसको हम लोग ऐसे टेस्ट कर पाते हैं। तो ये हमारा फुल चैप्टर था। तो इस यहाँ पे हमारा ये चैप्टर पूरा ख़त्म होता है, पूरा बुक मतलब सिलेबस ख़त्म होता है और इसके साथ हम पूरा ख़त्म करते हैं। तो इसके साथ हमारा ये जो भी सिलेबस मतलब सब्जेक्ट था वो ख़त्म हो गया आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करके इससे नोट्स भी बना सकते हो। शॉर्ट नोट के लिए आप डाउनलोड करके इसको प्रिंट आउट भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, और बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलना और दोस्तों को भी शेयर करना। हैव अ गुड डे।